नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। रिपोर्टर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रिपोर्टर लाइव में हम आपको दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर लाइव का सिलसिला। राजधानी लखनऊ में शिवाजी जयंती पर हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार इस पर सियासत जारी है। बता रहे हमारे सहयोगी चंदन। जहां पूरे प्रदेश भर में शिवाजी महाराज की जयंती मनाई जा रही थी, तो एक अनोखा मामला राजधानी लखनऊ में देखने को मिला है। राजधानी लखनऊ के IIM रोड पर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती विश्वविद्यालय में छात्राओं से शिवाजी जयंती मनाने की अनुमति मांगी गई। हालांकि पूरा मामला आपको बता दूं, जो वहां के वार्डन हैं विश्वविद्यालय के आजम अंसारी, उनके द्वारा ये बात छात्राओं से कहा गया कि शिवाजी महाराज की अगर जयंती मनाना है तो इसकी जिला प्रशासन की अनुमति दिखाइए। उसके बाद जो छात्र छात्राएं थे उनमें और वार्डन में काफ़ी नोकझोंक हुई। कई जो थाने की पुलिस थी वो वहां पर मौजूद थी। हालांकि जिस तरह से शिवाजी महाराज की जयंती पूरा प्रदेश मनाता है, तो आज एक अनोखा मामला देखने को मिला है कि जयंती को लेकर अनुमति मांगी जा रही है। तो ऐसे में देखने वाली बड़ी बात ये होगी किस तरह से वार्डन के ऊपर और जो विश्वविद्यालय है उस पर कार्रवाई की जाती है। लखनऊ से इंडिया वॉइस के लिए चंदन वर्मा। उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के विवादित बयान के बाद कांग्रेस पार्टी प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। ज्यादा जानकारी देना हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का विवादित बयान विपक्ष के लिए एक मुद्दा बन गया है। विपक्ष लगातार आक्रोशित होकर इस मुद्दे के खिलाफ, इस बयान के खिलाफ पूरे प्रदेश भर में आक्रोश नजर प्रकट कर रहा है। देहरादून में भी कांग्रेस की तरफ से पुतले प्रदर्शन किए गए हैं, पुतला फूका गया है, सीएम हाउस घेराव करने का काम यहां पर किया गया है और मांग की गई है कि कैबिनेट मंत्री ने जो बयान दिया है उस बयान निंदा हो और कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा मांगा जाए। विपक्ष का सीधा आरोप है कि कैबिनेट मंत्री लगातार ऐसे विवादित बयान दे रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी के लिए सही नहीं है। कांग्रेस पार्टी की सरकार समर्पित सरकार रही है, विकास के लिए द्योतक रही है। ऐसे में कैबिनेट मंत्री का बयान कांग्रेस के लिए कई तरीके के सवाल पैदा करता है। भाजपा संगठन को भी अपने कैबिनेट मंत्री पर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि उनके विवादित बयानों पर विराम लग सके। कैमरामैन हसनाल साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। क्या आप भी देश की राजधानी दिल्ली में ओला, उबेर जैसी ट्रांसपोर्ट ऑनलाइन ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो सावधान हो जाए, क्योंकि दिल्ली सरकार इस ऐप को लेकर, इस तरह के ऐप्स पर नए नियम लेके आ रही है। जानकारी दे रही हमारी सहयोगी पूजा झा। दिल्ली में अगर आप भी घर से दफ्तर जाने के लिए या दफ्तर से घर जाने के लिए बाइक टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं, तो ये बुरी खबर आपके लिए है, क्योंकि बाइक या टू व्हीलर को बाइक टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल करने पर अब दिल्ली सरकार सख्त हो गई है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली में बाइक टैक्सी पर बैन लगा दिया है। इसके बाद अब ओला, उबर या फिर रैपिडो अपने कस्टमर को बाइक टैक्सी की सुविधा नहीं दे पाएगी। सरकार में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर और फोर व्हीलर एग्रीगेटर्स के लिए सरकार जल्द नई पॉलिसी लेकर आएगी। इससे पहले परिवहन मंत्रालय ने एग्रीगेटर्स को बाइक टैक्सी के इस्तेमाल को लेकर चेतावनी देते हुए कहा था, ऐसा करना 1988 के मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में एग्रीगेटर्स यानी कंपनियों से 1 लाख रुपए का जुर्माना लिया जा सकता है। दरअसल दिल्ली और मुंबई में बाइक टैक्सी का चलन तेजी से बढ़ रहा है। इसमें सफेद नंबर प्लेट यानी कि प्राइवेट नंबर को कमर्शियल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसी पर आपत्ति है, क्योंकि ये मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का उल्लंघन है। इसी पर दिल्ली सरकार सख्त हो गई है, यानी कि अब राजधानी दिल्ली की सड़कों पर आपको बाइक टैक्सी नहीं मिलेगी। कैमरामैन शैंकी के साथ पूजा झा। दिल्ली के निक्की यादव हत्याकांड ने पूरे देश को हिला करके रख दिया और इस घटना में एक के बाद एक रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इसमें आज और एक और नया खुलासा हुआ है। जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी दिनकर आनंद। निक्की यादव हत्याकांड में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस ने अब एक और नया खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि हत्या से पहले शाहिल, उसके पिता एक शादी के वेन्यू पर मिले थे। उस दौरान उन्होंने वहां मीटिंग की। पहले निक्की यादव की हत्या का पूरा प्लान बनाया और उनका पहले प्लान ये था कि निक्की यादव की हत्या को सड़क हादसा करार दिया जाए, लेकिन जब वो इसमें असफल रहे तो उन्होंने उसका गला घोट कर हत्या कर दी। वहीं बता दें कि ये पूरा प्लान उनका तब बिगड़ गया जब निक्की को पता चला कि उसकी सगाई पहले ही हो चुकी है। सगाई की तस्वीर में 2 कॉमन दोस्त, जो निक्की के भी दोस्त थे और साहिल के भी दोस्त थे, उन्होंने ये फोटो निक्की को भेज दिया और निक्की उसको ब्लैकमेल करने लगी। बोली कि मैं शादी की वेन्यू पे आ जाऊंगी और तुम्हारा खुलासा करूंगी। इससे आहत होकर शाहिल ने उनसे मुलाकात की और उसकी गला घोटकर हत्या कर दी। कैमरा पर्सन निकांत के साथ मैं दिनकर आनंद, इंडिया वॉइस।
अमरोहा में युवक का पेड़ पर शव लटका मिलने से हंगामा खड़ा हो गया, बता रहे हमारे सहयोगी। अमरोहा में नहर के किनारे युवक का शव पेड़ से लटका मिलने से मचा हड़कंप। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस को दी जानकारी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और विधिक कार्रवाई करने की बात कही है। पूरा मामला अमरोहा जनपद के मंडी धनौरा थाना क्षेत्र के गांव अमेड़ा का है, जहां पर अमेड़ा निवासी युवक का शव गांव के ही नहर के किनारे जंगल में पेड़ से लटका मिला है। बताया जा रहा है कि उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, हाथ बांधने के बाद उसको जो है पेड़ पर लटकाया गया, जैसी परिजनों ने आशंका जताई है। वही सारे मामले में परिजनों ने बताते हुए कहा कि जब से युवक ने दूसरी शादी की है तब से उसका लगातार उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था, जिसके चलते परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस को इसकी जानकारी दी है। फिलहाल पुलिस ने सारे मामले में मृतक युवक के शव का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद विधिक कार्रवाई करने की बात कही है। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। पुलिस को इंसाफ का प्रतीक माना जाता है कि पुलिस लोगों को इंसाफ दिलाती है, लेकिन यही पुलिस जब अमानवीयता पर उतर आए, इंसाफ की बजाय नाइंसाफी करने लगे तो अंजाम क्या होता है, बता रहे हमारे सहयोगी। सरकार के द्वारा भले ही पुलिस को मानवीय व्यवहार करते हुए पुलिस मित्र बनने की नसीहत दी जाती हो, लेकिन इसका कोई असर रायबरेली जिले में नहीं देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, लगातार पुलिस द्वारा खुलेआम दबंगई करने के नए नए मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला रायबरेली जिले के मिलेरिया थाना क्षेत्र का आया है। एक कबाड़ व्यवसायी को पुलिस के द्वारा उठाकर ले जाया गया और 3 दिनों तक उसको थाने में रखकर उसके साथ 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया गया। ये पूरा आरोप पीड़ित के परिजन व पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर बताई है। आपको बता दें, पूरा मामला सुनने के बाद पुलिस अधीक्षक रायबरेली आलोक प्रियदर्शी ने सीओ स्तर को जांच सौंपी है और कहा है कि पूरे मामले की जांच करते हुए और अगर इसमें किसी प्रकार के दोषी सिपाही व पुलिस पाए जाते हैं तो उन पर कार्यवाही की जाए। तो अब देखने वाली बात होगी कि मिलेरिया थाने में तैनात दरोगा और 3 सिपाहियों पर जो आरोप लगे हैं उस पर किस तरह की पड़ताल पुलिस करती है, ये एक बड़ा सवाल है। तो अब किस तरह की कार्यवाही होगी व पीड़ित को किस तरह का न्याय मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो पीड़ित के शरीर पर चोट के निशान हैं, उसने बताया है कि उसको 3 दिन तक पुलिस हिरासत में रखी है और उसके सर पर व शरीर पर चोटें आई हैं, वो पुलिस के मारने के निशान हैं। तो इस तरह से पुलिस की हैवानियत लगातार निकलकर सामने आ रही है। तो अब क्या होगा इस तरह से जब पुलिस ही ऐसे लोगों पर कहर बरसाएगी। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। और उत्तराखंड के जोशीमठ में ऐसा क्या हुआ कि बीडीसी की बैठक का वहां के लोगों ने बायकॉट किया, बता रहे हमारे सहयोगी सोनू उनियाल। बीडीसी मेंबर बैठक का आयोजन किया जाना था, लेकिन जिला स्तरीय अधिकारियों के न पहुंचने से नाराज प्रधान संगठन ने आज वॉकआउट किया। प्रधान संगठन का कहना है कि जब तक उच्च जिला स्तरीय अधिकारी बैठक में नहीं पहुंचते हैं तब तक ये वॉकआउट जारी रहेगा और अगले होने वाली बीडीसी जो बैठक है उसमें अगर जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित नहीं होते हैं तो प्रधान संगठन उप जिला अधिकारी कार्यालय का घेराव करेगा और उग्र प्रदर्शन भी प्रधान संगठन करेगा। प्रधान संगठन के अध्यक्ष का कहना है कि जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं वो बैठक में नहीं पहुंचते हैं, जिससे जो ग्रामीणों की समस्या है वो उसका जो समाधान है वो नहीं हो पाता है, क्योंकि जो समस्या का समाधान है वो अधिकारियों के कानों तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि वो बैठकों में अनुपस्थित रहते हैं। जिस कारण जो प्रधान संगठन है वो आज उग्र दिखा और उन्होंने बाइकआउट की चेतावनी दी और आगे होने वाली बैठक में भी उन्होंने जो एसडीएम कार्यालय का घेराव करने की बात की और साथ ही साथ आज उन्होंने जिला अधिकारी और जिला अधिकारी मुर्दाबाद के नारे भी उन्होंने लगाए। प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी प्रधान संगठन ने की। सोनू नियाल, इंडिया वॉइस, जोशीमठ, चमोली। उधर यूपी के जौनपुर में दबंगई का मामला सामने आया, जिसके चलते पूरे शहर को हिला रखा है। आखिर क्या है वो मामला, बता रहे हमारे सहयोगी विवेक कुमार। जौनपुर में दबंगों द्वारा एक युवक की बीच सड़क पर पिटाई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं फिल्मी स्टाइल के तहत और तालिबानी सजा देने जैसी पिटाई दबंगों द्वारा युवक के साथ किया जा रहा है। हालांकि वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस मामला दर्ज कर ली है। मारने वाले लोग सपा नेता के भाई बताए जा रहे हैं। वहीं
बताया भी जाता है कि जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने घटना को अंजाम दिया है। बीच रोड पर जो है युवक की जो है सरेआम पिटाई की जा रही है। जिस तरह से जो है दबंगों की हौसले बुलंद हैं, कहा जाए पुलिस की खौफ दबंगों से दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पीड़ित के तहरीर के आधार पर पुलिस मामला दर्ज कर 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पूरा मामला जो है जफराबाद थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। उधर यूपी के कानपुर में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद हैं। गला रेत कर एक युवती की निर्मम हत्या कर दी गई, बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद असलम। में इन दिनों अपराध अपनी चरम पर पहुंच गया है। इसकी वानगी आज उस वक्त देखने को मिली जब एक बदमाश ने एक युवती की हत्या कर दी। बता दें कि पूरा मामला बिन्नू थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव का है, जहां पर एक युवती सुबह गायों को चारा डालने गई हुई थी। उसी वक्त एक युवक ने उसकी धारदार हथियार से एक के बाद एक कई वार करके हत्या कर दी। बता दें कि जो सूत्रों के अनुसार जो ये पूरा मामला है वो ज़मीनी विवाद को लेकर है, जिसके बाद आज घात लगाए बैठा सुबह 6 बजे के वक्त जो रणधीर नाम का युवक है वो जो सीमा जब चारा डालने आती है जानवरों को, उस वक्त उस पर हमला कर देता है और सीमा पर रणधीर एक के बाद एक कई वार करके उसको मौत के घाट उतार देता है। सीमा के साथ उसकी एक बहन होती है कोमल, वो भी वहाँ पर मौजूद होती है, लेकिन जब तक वो बचा पाती उसको रणधीर उसकी मौत के घाट उतार चुका था। इस पूरे मामले में जो युवती की बहन कोमल है उसका साफ तौर पर कहना है कि रणधीर नाम का जो युवक है उसको बहन को पहले भी परेशान कर चुका है, जिसकी सूचना उसने लिखित तौर पर बिन्नू थाना में दी थी, लेकिन जो बिन्नू थाना पुलिस है उसने कोई उस वक्त कार्रवाई नहीं की थी, जिसके चलते आज ये पूरा हादसा सामने आया है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो पुलिस की कार्यशैली है उस पर अब सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले के बाद मौके पर फॉरेंसिक टीम पहुंची है और जांच कर रही है। वहीं जो परिजन थे वहां पर इस पूरे मामले को लेकर जो लगातार पुलिस पर आरोप लगा रहे थे, उनको समझाने बुझाने के लिए मौके पर काफ़ी पुलिस बल पहुंचा है। और इसके अलावा जो एडीसीपी साउथ हैं अंकिता शर्मा, वो भी मौके पर पहुंची हैं और परिजनों से बातचीत कर रही हैं। फिलहाल जो बॉडी है पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं इस घटना के बाद से एक बार कानपुर पुलिस जो है वो फिर सवालों के घेरे में है कि आखिर किस तरह की कार्रवाई है जो एक युवती है उसकी जो है निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। तो कहना गलत नहीं होगा कि अगर उस वक्त जो है युवती की शिकायत थी अगर पुलिस सुन लेती तो शायद ये घटना सामने नहीं आती। फिलहाल इस पूरे मामले में रणधीर नाम का जो युवक है उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जो इससे जुड़े अन्य लोग हैं इस पूरे मामले से, उन पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है। कैमरा पर्सन चंद्रा के साथ मोहम्मद असलम, इंडिया वॉइस। उधर सीतापुर में नैमिषारण्य की पौराणिक 84 कोसीय परिक्रमा शुरू हो गई है। खबर पर ज्यादा अपडेट्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी मोहित मिश्रा। सारण की आज 84 कोसी परिक्रमा का डंका बजने के बाद आरंभ हो गया। आपको बता दें कि डंका बजने के बाद रामा दल आज द्वारकाधीश के दर्शन करने दूसरे पड़ाव कोरोना के लिए निकल गया। आपको बता दें कि इस 84 कोसी परिक्रमा में देश विदेश से आए संतों के साथ साथ गैर प्रांतों से आए दर्शनार्थियों ने भी प्रतिभाग किया और यात्रा को प्रारंभ किया। आपको बता दें इस 84 कोसी परिक्रमा में देश विदेश से आए संत प्रतिभाग करते हैं और 21 फरवरी से होली के दिन तक चलने वाली इस परिक्रमा में हजारों की तादाद में साधु संत पहुंचते हैं और इस परिक्रमा का आनंद लेते हैं। आपको बता दें इस 84 कोसी परिक्रमा जो सीतापुर में ये नैमिषारण्य के 84 कोसी परिक्रमा है, ये सबसे प्राचीन परिक्रमा है। कहते हैं इस परिक्रमा का प्रारंभ त्रेता युग में हुआ था, तब से हर साल ये परिक्रमा यहाँ पर की जा रही है। इस परिक्रमा को करने का एक लाभ ये भी है कि कहते हैं कि मनुष्य को ये परिक्रमा करने के बाद 84 योनियों में भटकना नहीं पड़ता है। आपको बता दें जब श्री राम के ऊपर रावण वध के बाद ब्रह्म हत्या का पाप लगा था तो राम ने अपने पूरे दल के साथ इस परिक्रमा को किया था, इसलिए इस परिक्रमा को रामादल के नाम से भी जानते हैं। आपको बताते हैं कि यह परिक्रमा 11 पड़ावों में पूरी होती है, जो पूरी 252 किलोमीटर यात्रा करके 11 पड़ावों में यह परिक्रमा पूरी होती है। सहयोगी जेके के साथ मोहित मिश्रा, इंडिया वॉइस, सीतापुर। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 का ऐलान हो चुका है। वहीं किस किस फिल्म ने मारी बाजी, बता रही हमारी सहयोगी जूही। 90 के दशक में कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ हुए नरसंहार पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को
दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस फिल्म के बेस्ट अवार्ड मिलने के साथ ही फिल्म के अभिनेता अनुपम खेर को भी साल के सबसे वर्सेटाइल एक्टर के रूप में सम्मानित किया गया है। दरअसल सोमवार को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड की घोषणा की गई, जिसमें कई सारी फिल्मों को शामिल किया गया था। इस अवार्ड शो में कई सारे फिल्मी हस्तियों ने शिरकत की थी। बता दें, साल 2022 में रिलीज हुई यह फिल्म लगातार विवादों का मुद्दा बनती रही है। बेहद कम बजट में बनने वाली इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की थी। फिल्म को लोगों ने काफी पसंद किया था। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फिल्म इंडस्ट्री में बेहतरीन प्रतिभा को सम्मानित करता है और इस फिल्म को यह अवार्ड मिलने से ये तो साफ हो जाता है कि फिल्म ने दर्शकों का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कैमरामैन निकांत गुप्ता के साथ मैं जूही, इंडिया वॉइस। कल लखनऊ विधानसभा का बजट पेश हो रहा है। इस बजट को लेकर जनता की काफी उम्मीदें भी हैं, बता रहे हमारे सहयोगी प्रियम पाठक। यूपी के विधानसभा सत्र में कल उत्तर प्रदेश का बजट आएगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना कल सरकार के अपने 2023 और 24 वित्त वर्ष के लिए अपना बजट जो है वो पेश करेंगे और माना जा रहा है इस बजट के अंदर सभी वर्गों के लिए बड़ी घोषणाएं करी जाएंगी। सभी वर्गों को उम्मीदें हैं कि इस बजट के जरिए कहीं ना कहीं सरकार सभी के लिए कुछ ना कुछ जरूर लाएगी। कल वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सदन में 11 बजे से जो बजट भाषण है उसको पढ़ना शुरू करेंगे और इस बजट का आकार जो है वो माना जा रहा है कि तकरीबन 7 लाख करोड़ रुपए के करीब का हो सकता है, जिसमें सभी क्षेत्रों में सरकार की प्रमुख जो योजनाएं हैं उनको लेकर इसमें अलॉटमेंट हो सकता है। कृषि का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर अन्य जो मद हैं उनको लेकर उन सभी क्षेत्रों के लिए सरकार इस बजट में प्रावधान करेगी। कल जो है ये बजट सत्र में बजट जो है वो लाया जाएगा और उसमें सभी वर्गों के लिए कुछ ना कुछ जरूर होगा। हालांकि विपक्ष का कहना है कि सरकार इससे पहले अपने बीजेपी सरकार जो है वो 6 बजट ला चुकी है, लेकिन उन सभी बजटों में केवल और केवल जो है वो लोगों को लुभाने का बजट रहा है, उसका लोगों को कुछ फायदा नहीं मिला और ठीक इसी तरीके का ये बजट भी होगा। देखना होगा कल जब सरकार अपना बजट जारी करेगी तो बजट में किन किन क्षेत्रों में किन किन मदों को लेकर जो है वो जारी किया जाता है और क्या कुछ खास रहता है। हालांकि सभी वर्ग के लोगों को उम्मीद है कि सरकार कल जब अपना जो पिटारा है उसको खोलेगी तो उसमें सभी के लिए कुछ ना कुछ जरूर होगा। कैमरामैन सुभाष चंद्रा के साथ ये पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ। समाजवादी पार्टी मिशन 2024 को देखते हुए नई रणनीति पर काम कर रही है। आखिर कौन सी है वो रणनीति, बता रहे हमारे सहयोगी अखंड प्रताप शाही। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय आधार अब न सिर्फ मजबूरी बन रहा है बल्कि चुनावी एजेंडा तय करता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जातीय जनगणना को आधार बनाते हुए उसकी डिमांड करनी शुरू की है और जैसा कि लग रहा है कि इस बार जो बजट सत्र है उसमें जातीय जनगणना को लेकर समाजवादी पार्टी बहुत ही आक्रामक रुख अख्तियार करने वाली है। वो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में बिहार की उस सियासत को दोहराने की कवायद लगता है जिसमें जातीय जनगणना का आधार बनाया गया था, यानी कि ओबीसी और अति पिछड़े और दलितों की सियासत को एक नया शक्ल देने की कोशिश में है समाजवादी पार्टी और एजेंडे पे जातीय जनगणना साफ तौर पर आ चुकी है। अब देखना यह है कि 2024 को साधने की कवायद में जुटी समाजवादी पार्टी सरकार को घेरने के लिए बजट सत्र में किस तरीके से जातीय जनगणना को मुद्दा बनाती है और किस तरीके से सरकार के खिलाफ इसे न सिर्फ कामयाब बनाती है बल्कि सरकार के सामने भी ये चुनौती खड़ी करती है कि सरकार इस पर जवाब दे और समाजवादी पार्टी के उस एजेंडे को फेल करने के लिए सारी कवायद करे। बहरहाल अब राजनीति जातीय जनगणना के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई देने लगी है। कैमरामैन सुभाष चंद्रा के साथ अखंड प्रताप शाही, इंडिया वॉइस, लखनऊ। और तरफ टेरर फंडिंग के खिलाफ एनआईए एक्शन मोड में आ गई है। उसने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब समेत 70 ठिकानों पर ये छापेमारी की है, बता रहे हमारे सहयोगी विशाल मिश्रा। एनआईए ने गैंगस्टर टेरर फंडिंग के मामले में देश में 70 जगहों पर लगातार छापेमारी कर रही है। इस छापेमारी के दौरान वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से लेकर के ऐसे तमाम राज्य हैं जिन पर वो लगातार छापेमारी कर रही है और उन दस्तावेजों को खंगाल रही है कि जो गैंगस्टर
के आरोपी हैं या उनसे संबंधित जो लोग हैं उनके वहां ये लगातार छापेमारी चल रही है। ये छापेमारी टेरर फंडिंग को लेकर गैंगस्टर और उनके करीबियों के ठिकाने पर चल रही है। एनआईए की ये छापेमारी सभी जगहों पर एक साथ की जा रही है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक 6 गैंगस्टरों से पूछताछ के दौरान कई गैंगस्टर्स के नाम सामने आए थे। एनआईए पूछताछ किए गए गैंगस्टरों के घरों और उनसे उनके सहयोगियों से जुड़े अन्य ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। गुजरात के गांधीधाम में लॉरेंस बिश्नोई के साथी कुलविंदर के यहाँ भी एनआईए ने छापा मारा है। कुलविंदर बिश्नोई के साथ लंबे समय से जुड़ा हुआ, पहले भी बिश्नोई गिरोह के लोगों को शरण देने के मामले में इसका नाम सामने आया था। कुलविंदर अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट में भी जुड़ा हुआ है। वहीं पीलीभीत में भी सूत्रों के हवाले से खबर है कि पीलीभीत में दिलभाग सिंह के नाम एक व्यक्ति के ठिकाने पर छापेमारी की गई है, जहां सुबह 5 बजे एनआईए की टीम पहुंची और उनके घर पर वो तमाम दस्तावेज खंगालने की कोशिश की गई है। तो देश में 70 जगहों पर एनआईए की टीम लगातार छापेमारी कर रही है और उन दस्तावेजों को खंगालने की कोशिश कर रही है। जो गैंगस्टर या गैंगस्टर से जुड़े हुए जो लोग हैं उन पर ये लगातार कार्रवाई चल रही है। कैमरामैन निकांत के साथ विशाल मिश्रा, इंडिया वॉइस। और इसी के साथ रिपोर्टर लाइव में इतना ही खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहे इंडिया वॉइस।